है कि हमने किसी को चुनकर भेज दिया और अब वो वैसा काम नहीं कर रहा जैसा हम चाहते हैं, तो उसे हम वापस बुला लें क्या, राइट टू रिकॉल। या एक बहुत लंबी बहस नोटा पर चलती रही। आज भी बहुत सारे लोग, जैसा आप कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट से कुछ लोग कहते हैं वोट ही नहीं दिया, आज बहुत सारे लोग निराश होकर, वही लोग जो वोट नहीं देते चले आते हैं लेकिन नोटा देते हैं। तो कुछ का ये कहना है कि नोटा भी मतलब खराब ही हो गया वोट, ये भी हुआ है। ऐसी दो तीन चीज़ें हैं, मैं ये चैलेंजेस देख रहा हूँ। तो मतलब इन्हें ठीक करने की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं या सिर्फ बात ही कर रहे हैं? नहीं, अब आपने जो बातें कही ना, दो बातें मेनली आपने कही। एक तो राइट टू रिकॉल का जिक्र किया, दूसरा नोटा का। तो मैं ये दोनों अलग इश्यूज हैं, इसलिए मैं इनका अलग जवाब दूंगा। ये राइट टू रिकॉल का तो ये पहले अन्ना हजारे ने उठाया था, और मैंने और राइट टू रिजेक्ट, दो चीज़ें उन्होंने कही थी, मैंने दोनों को रिजेक्ट किया था। अच्छा। उस वक्त मैं सीईसी था। तो अन्ना हजारे मिलने आए प्रोटेस्ट करने के, साथ आपने तो हमारे दोनों प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखिए, राइट टू रिकॉल बड़ा ख़तरनाक प्रपोजल है। राइट टू रिकॉल का क्या मतलब है कि जी आपको एमएलए एमपी का काम अच्छा नहीं लगा, आप उससे कहें कि उसको निकाल लिया जाए वहाँ से। तो राइट टू रिकॉल तो हमारे पास है, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उसमें निकाल दीजिए। तो आपको जल्दबाजी क्या है कि फ़ौरन ही निकालना है? और सेकेंडली, फ़ौरन निकालने के लिए लीगल बेसिस क्या है? अब मैं लोकसभा का इलेक्शन 5 लाख वोट से लेके आया हूँ, आप 4,90,000 से रनर्स अप रह गए, तो आप तो मेरी कामयाबी से जल रहे हैं। तो आप मुझको निकलवाने के लिए राइट टू रिकॉल मूवमेंट चला देंगे। राइट टू रिकॉल कैसे होगा? 5,000 लोग, 10,000 लोग दस्तखत करेंगे कि ये कुरैशी बड़ा नालायक है, इसको निकाल दो ना। मैं 5 लाख वोटों से जीत के आया हूँ, 5 लाख वोट लेके आया हूँ, 10,000 वोट मुझको कैसे निकाल सकते हैं? ना, तो वोटर का भी तो राइट है जिसने मुझे चुना है। तो किस बेसिस पे आप इस तरह निकाल सकते हैं? और दूसरे, उससे देश में इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। क्योंकि आप याद रखिए कि इलेक्शन सिर्फ कनॉट प्लेस दिल्ली और नोएडा में नहीं होता, ये माओइस्ट एरिया में भी होता है। कश्मीर में, अब तो कश्मीर में हालात बेहतर हो गए, जब बहुत खतरनाक हालत है वहाँ होता था। मणिपुर, नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के डेंजरस एरियाज में होता है वहाँ पे। और हम ही को मालूम है कि वहाँ पे पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए हमारे साथ जो पैरा मिलिट्री फोर्स जाती है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है। क्योंकि बड़े बड़े जैसे उनकी बहुत सारी जो होती हैं ना लैंड माइन प्रूफ गाड़ियाँ, वो ऐसी माइन फटती है कि 40-40 फुट ऊपर जाए। तो वो इतनी मुश्किल से हम इलेक्शन करा के निकले, और आपकी हॉबी है प्रोटेस्ट करना, 6 महीने बाद आप दोबारा रिकॉल करके दोबारा इलेक्शन कराएं, हम इसी तरह करते जाएं। और सेकेंडली, आप इसमें ये पूछिए वोट कौन करता है। मैंने आपको बताया बार बार, 1,20,00,000 कौन लोग हैं? ये स्कूल के टीचर हैं, पटवारी हैं, छोटे मोटे स्टाफ हैं। ज़रा इनसे तो पूछिए कितनी इनको कष्ट होता है वहाँ जाने में, तकलीफ। और आप के अपनी हॉबी हो गई कि बार बार इलेक्शन कराना आपके लिए खेल हो गया, उनके वो अपनी जान हथेली पे लेके इलेक्शन कराने जाते हैं। तो ये तो इंस्टेबिलिटी जाएगी। इस पे मुझे अन्ना हजारे साहब ने कहा कि हाँ, ये चीज़ हमने नहीं सोची थी, ये डिमांड तो मैं आज ही फ़ौरन ख़त्म करता, मान गए थे, मुझे याद है। फ़ौरन मान गए थे। दूसरी चीज़ आपने नोटा की कही थी। नोटा में जो एक जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया था, क्योंकि ये जनता की भी, कुछ सिविल सोसाइटी की भी डिमांड थी, और इत्तेफाक से इलेक्शन कमीशन की डिमांड भी थी। लेकिन हम दोनों के डिमांड के कारण अलग अलग थे। अन्ना हजारे साहब इसलिए ये कहते थे कि भाई, अगर ये सारे कैंडिडेट ही चोर हैं और सब क्रिमिनल हैं, और हम इनको डिबार करने में सफल हो गए, तो एक ही तरीका है कि ये इलेक्शन लड़ें, 20-30 करोड़ खर्च करें, और इनको जनता रिजेक्ट कर दे, और उनका 20 करोड़ भी वेस्ट हो जाएगा, तो दोबारा पार्टी ऐसे लोगों को टिकट नहीं देगी। तो उनका कहना है, मैंने जिस वजह से रिजेक्ट किया था कि भाई देखिए, वही आपने राइट टू रिजेक्ट कर दिया, तो 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन तो करना पड़ेगा, तो जो बार बार इलेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो फिर सामने आती। उस पर उन्होंने, अन्ना हजारे ने कहा कि साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बार बार इलेक्शन नहीं होंगे, 1-2 बार ज़रूर होंगे। क्योंकि जो चीज़ आप करने में असफल हो गए हैं कि आप क्रिमिनल को दूर रखने में नाकाम हो गए, आप 20-20, 50-50 करोड़ खर्च होता है उसको रोकने में नाकाम हो गए। लेकिन राइट टू रिजेक्ट के ज़रिए कि 20 करोड़ रुपए जिसने खर्च कर दिया, ये क्रिमिनल को खड़ा कर दिया, और जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको दोबारा टिकट दे। तो मैंने कहा ये बात आपकी माकूल है,
इसके ऊपर विचार करना चाहिए, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। तो वो डिबेट आगे नहीं हुई, लेकिन उस हद तक मैंने कंसीड किया और अपनी किताब में एडमिट किया कि मैंने अपने उस स्टैंड को चेंज किया, कि उनकी ये बात मुझे माकूल लगी और जो बात उनको मेरी रीजनेबल लगी उन्होंने उसको मान लिया था। लेकिन अब जो नोटा, हमने क्यों नोटा मांगा हुआ था कि वो चाहते थे कि नोटा के जरिए राइट टू रिजेक्ट क्रिएट हो जाए, कि अगर नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले तो बाकी सारे कैंडिडेट रिजेक्टेड डिक्लेयर हो जाएं और वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। हम उसमें विश्वास नहीं रखते कि देखिए नोटा की वजह से जो कैंडिडेट रिजेक्ट होंगे उसमें तो नितिन भी हो सकते हैं, कुरैशी भी हो सकता है। हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमने तो कभी कोई बेईमानी नहीं की। हम क्यों डिबार हो जाएं किसी 5, 7, 10 क्रिमिनल कैंडिडेट की वजह से? तो लीगली इसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा कि एक आदमी का भी राइट, फंडामेंटल राइट, इनोसेंट आदमी का अगर होता है तो कभी भी कोर्ट नहीं मानेगी। तो लेकिन हम फिर भी हम इसलिए चाहते थे क्योंकि इम्पर्सनेशन होता क्या था कि कई बार नितिन वोट देने गए, पता लगा जी आपका वोट तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो वो ऐसा ना हो कि आप खुद पर्सनली जाएं और अपना आप बटन दबाएं और कोई इम्पर्सोनेट न कर सके। अच्छा, तो इस वजह से हम ये चाहते थे। हाँ, कोई एक चारा तो है कम से कम जी कि चलिए मैं जाके नोटा ही दबा दूंगा, नोटा ही तो दबा मेरी जगह कोई और तो नहीं कोई आएगा। और तो नहीं आएगा। ठीक है, आप वोटर के राइट की बात कर रहे थे। यहाँ होता यह है कि किसी नेता को वोट देकर विधायक बनाया और वो 10-5 विधायकों के साथ दल तोड़ता है और कहीं जाके किसी और को सीएम बनवा लिया। 85 से कोशिश चल रही कि ऐसा ना हो, आज भी दिखता तो नहीं है ऐसा। ये समस्या तो बहुत बड़ी है। मतलब आपने खुद अपनी किताब में महाराष्ट्र का जिक्र किया, जी जी, जिसमें शिवसेना और भाजपा गठबंधन खड़ा था। लोगों ने उसके खिलाफ या उसके समर्थन में वोट दिया और जो गर्भ से नतीजा निकला वो निकला शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी। बिल्कुल। ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये तो जैसे आपने कहा कि 85 ये कब से इसके ऊपर डिबेट चलती रही है और इसका कोई समाधान निकल नहीं पाया। पहले तो ये था कि 1/3 लोग अगर निकल जाएं और तो उसको एक पार्टी स्प्लिट मान लिया जाएगा। वो तो बड़ा आसान था, भाई सिर्फ 6 ही एमपीज हैं, उसमें से 1/3 तो 2 ही हुए, 2 इधर से उधर चले गए, सरकार गिरा दी। तो उसको उन्होंने किया कि नहीं 2/3 होने चाहिए। फिर 2/3 भी आसान था कि 6 में से 4 चले गए। फिर इसको कर दिया गया कि नहीं, अगर आप पार्टी छोड़ेंगे तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा एमएलए और एमपीशिप से, दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि वो उससे भी इसका समाधान नहीं हुआ, क्योंकि सपोज एक किसी पार्टी की गवर्नमेंट को गिराना है। अब कर्नाटक में एक दफ़ा ये होता, और ये जो रूमर हमने सुनी थी, ये खुदा जाने कि ये 100 करोड़ रुपए एक एमएलए को दिए जाए कि साहब आप रिज़ाइन कर दो। 20 एमएलए ने 10 एमएलए ने रिज़ाइन कर दिया, सरकार गिर गई। ठीक है, उन्हीं एमएलए को दूसरी पार्टी ने टिकट दे दिया, 4 महीने बाद इलेक्शन लड़के 10 में से 8 तो जीत के आ ही जाते हैं। तो 3 महीने का उनको बस एक ब्रेक मिला, फिर वापस आ गए, फिर और अब मंत्री भी बन गए। तो इसलिए ये एंटी डिफेक्शन का तो फ़ायदा नहीं हुआ। इसका मैंने जो एक समाधान सजेस्ट किया है, कम से कम, हालांकि फुल समाधान वो ये भी नहीं है, कम से कम ये होना चाहिए कि 6 साल तक ये रिज़ाइन तो इन्हें करना ही पड़ेगा, लेकिन 6 साल तक ये इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, ताकि एमएलए भी नहीं बनेंगे, एमपी भी नहीं बनेंगे। हालांकि ये समाधान मैं कह रहा हूँ कि इसलिए समाधान नहीं है कि देखिए हर चीज़ की प्राइस होती है। 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो कहेगा मैं 6 साल क्यों, मैं 60 साल नहीं लड़ूंगा। 100 करोड़ में तो मेरी 6 नस्लें बड़ी आराम से रहेंगी। तो दाम बढ़ा दीजिए, सरकार गिरा दीजिए, दाम बढ़ा दीजिए, उसको दोबारा इलेक्शन में लड़ाने की जरूरत नहीं, पत्नी को लड़ा देगा, पत्नी को लड़ा देगा। तो मुझे उससे याद आया, उससे एक उदाहरण कि जैसे बहुत सारे लोग किसी के कहने पर कत्ल करके जेल चले जाते हैं, वो इस लालच में कि 40-50 लाख दे दो, बाहर रह के भी नहीं कमा सकूंगा, ठीक है 10-5 साल की जेल हो जाएगी। बिल्कुल वही लग रहा है, वही झगड़ा है। पत्नी को कर देगा या इतने पैसे मिल जाएंगे कि वो मौज करेगा घर में। लेकिन पॉलिटिकल पर्पस अचीव हो गया, इलेक्टेड सरकार गिरा दी गई। ये सब मैंने पढ़ा आपकी किताब में, बहुत ज़रूरी है ये सब पढ़ना समझना, क्योंकि हम चैलेंज समझ नहीं पाते। पर मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या हम सिर्फ बात कर रहे हैं या कहीं कोई है जो उसके समाधान भी ढूंढ रहा है, ढूंढ भी रहा है या नहीं ढूंढ रहा है? मेरे ख्याल से जो इसकी सारी डिबेट होती है बड़ी सुपरफिशियल ही रही है, क्योंकि अगर इसके ऊपर एक बड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी है, पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है अच्छे लोगों की,
सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन उसमें जो क्वालिटी के लोग हैं, जूरिस्ट हैं, लॉ को समझने वाले, वैसे बिठाएं तो कोई ना कोई हल तो हर चीज़ का होता ही है।